तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ ली बच्चा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा था गैसेस का, ठीक है। उसमें से वैल्यू निकाले थे सीबी का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, निकाले थे ना कि हाफ केटी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाले थे, डायटोमिक गैस के लिए निकाले थे कि एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी का वैल्यू क्या होगा, सीबी का वैल्यू क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा, जनरल इक्वेशन हम लोग निकाले थे बच्चा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक और तुम्हारा लॉ है डुलोंग पेटिट लॉ, ठीक है। डुलोंग पेटिट लॉ यानी ये बात करता है बेसिकली तुम्हारा सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना उसका बात करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े सब गैस के बारे में पढ़े बच्चा, सब गैसी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जान रहा है कि गैस में तुम्हारा जो मोशन होता है वो तुम्हारा मोशन हो सकता है, उसका पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन कर सकता है बच्चा, रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है और वाइब्रेशन भी हो सकता है बच्चा। लेकिन तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड के गैस में तुम्हारा क्या होता है कि मॉलिक्यूल तुम्हारा बाउंडेड होता है दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब कंसिडरेबल फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कंसिडरेबल फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा बच्चा। तो जो पार्टिकल होता है वो सॉलिड में क्या होता है, फिक्स होता है बच्चा, अपने जगह पर जो होगा अपने पोजीशन पर फिक्स होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपने जगह पर फिक्स होगा, यानी उसका तुम्हारा ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, रोटेटरी मोशन भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ट्रांसलेशन मतलब इधर उधर एक्स डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में गया, जेड डायरेक्शन में, वो नहीं हो सकता क्योंकि अपने जगह पर पोजीशन पर फिक्स है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसका क्या होता है भैया, फिर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जान रहा है कि वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो जाता है बच्चा। ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होगा। तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा यहां पर देखो ध्यान से कि ये तुम्हारा जो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डुलोंग पेटिट लॉ में, यहां पर हम लोग सॉलिड में खाली वाइब्रेशन मोड को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये लॉ तुम्हारा सॉलिड के लिए लॉ है कि सॉलिड का तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वही चीज यहां पर लिखे हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड या इसी को बोलते हैं हम लोग डुलोंग पेटिट लॉ, ठीक है। अब देखो इसमें ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी सीबी जो लेंगे इज द सेम फॉर ऑल द मेटल्स, यानी जितना सॉलिड है सब के लिए तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है। जितना तरह का मेटल होगा यानी जितना तरह का सॉलिड है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जितना तरह का मेटल्स होगा, ठीक है, उसके लिए सब के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बड़ा बात बोल रहा है डुलोंग पेटिट लॉ में, तुम्हारे डुलोंग और पेटिट दो साइंटिस्ट है, तुम्हारा बता रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारा क्या है कि जो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा यानी सेम हो जाएगा सारे मेटल्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो तुम्हारा कितना की इक्वल होगा, 3R की इक्वल होगा, और ये 3R तुम्हारा 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आएगा। यही वाला अभी हम बताते हैं कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा इसी को अगर हम लोग लिखेंगे आर का वैल्यू तुम लोग जान रहा है 8.314 होता है बच्चा, जूल पर मोल पर केल्विन होता है, आर का वैल्यू होता है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा यही वैल्यू आने वाला है 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू, 3 मेरा कांस्टेंट है, आर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, यानी सारे मेटल्स के लिए तुम्हारा एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो तुम्हारा सेम रहने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि तुम्हारा हम लोग क्या कंसीडर किए, एक तुम्हारा मेटालिक ब्लॉक कंसीडर किए बच्चा, एक मेटल का ब्लॉक कंसीडर किए, उसमें तुम्हारा क्या होगा, एटम्स होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एन एटम्स होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा देख लो दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, वही चीज बताएं कि तुम्हारा पोजीशन उसका नहीं बदलेगा क्योंकि मेटल में तुम्हारा फिक्स जगह पर होगा बच्चा, अपना पोजीशन बदल नहीं सकता, लेकिन गैस में अपना पोजीशन बदल सकता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है। सो दे डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा अभी बताएं, एंड रोटेटरी मोशन भी नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपना मीन पोजीशन यानी जो नेचुरल पोजीशन है उसके अलाउंग वाइब्रेट कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तुम्हारा क्या कर सकता है, सॉलिड में जो है वो मोशन नहीं होगा, ना तुम्हारा ट्रांसलेटरी मोशन होगा ना तुम्हारा रोटेटरी मोशन होगा, बट वाइब्रेशनल मोशन होगा, अपना मीन पोजीशन के अबाउट मोशन कर सकता है, वाइब्रेशन वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो तुम्हारा बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि एटम तुम्हारा एक एटम है, अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, तो देखो द एटम वाइब्रेटिंग अलोंग अ लाइन, हम लोग मान लिए कि एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो उसके पास हम बताए थे वाइब्रेशनल अगर मोड होगा तो तुम्हारे पास उसके पास तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
बात समझ में आ रहा है? जब तुम्हारा स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका होगा। लेकिन वही वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम क्या करो, धीरे धीरे जब खिंचाएगा, तुम्हारा मॉलिक्यूल जब खिंचाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बताएं तुम्हारा बच्चा, ठीक है? बुझलिस कि ना बुझलिस? वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो चुका है वो फिर वापस से अपना पोजीशन पर फिर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे स्प्रिंग में होता था बच्चा, वापस से अपना पोजीशन पर आएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कन्वर्ट करते रहेगा एक दूसरे को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा अगर एक एक्सिस में मूव कर रहा है तो इसके पास तुम्हारा दो तरह का एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी बच्चा। लेकिन यहां पर तुम्हारा वाइब्रेशन तीनों एक्सिस के अलावा हो सकता है, एक एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो एक एक्सिस के अलावा तुम्हारा कितना तरह का तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितना तरह का है? तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। यानी तुम्हारा यहां पर एक एक्सिस के अलावा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका बच्चा, यानी दो तरह से एनर्जी एक्वायर कर रहा है, इसीलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब यहां पर बोल रहे हैं क्या कि 3 एक्सिस के अलावा कर रहा है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है? एक एक्सिस के अलावा तुम्हारा कितना होगा? 2 तरह से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो तुम्हारा 3 एक्सिस के अलावा कितना तरह से एनर्जी एक्वायर? 6 तरीके से करेगा, यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। वही चीज यहां पर लिखा होगा कि द एटम वाइब्रेटिंग अलोंग अ लाइन, ठीक है, से एक्स एक्सिस हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो एटम हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अलोंग तुम्हारा वन लाइन, अलोंग वन लाइन बोल रहे हैं। बट एटम कैन वाइब्रेट अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस ऑल्सो, कर सकता है ना बच्चा? तो इसके पास तुम्हारा ऑल्सो, सो एटम कैन हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन ऑल, यानी टोटल में तुम्हारा कितना निकलेगा? सारा में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है? बता बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम लोग जान रहे हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ ईच एटम कितना होता है? हाफ केटी होता है ना बच्चा। तो 6 तुम्हारा 6 डिग्री ऑफ, यानी तुम्हारा हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी होता था, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू हाफ केटी हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर कितना बचेगा? 3 केटी बचेगा बच्चा। अच्छा यहां पर देख लो, अगर तुम्हारा यहां पर तुम लोग देखी थी Na, लेकिन यहां पर n एटम्स है, तो n एटम्स यहां पर लिख दो, ये n एटम्स हो जाएगा। वही Na भी बोल सकती है, एवोगाड्रो नंबर वाला, 1 मोल वाला बात कर सकती है, दोनों लिख सकती है, तुम्हारा जो भी मन करे। यहां पर Na हमको लिखना पड़ेगा, तो U इज इक्वल टू 3 NaKT हो जाएगा, ठीक है? होगा कि नहीं? अगर मान लो Na एटम, एक एटम के लिए यहां पर निकाले बच्चा, ठीक है, ये एक एटम का निकाले, लेकिन एक एटम तो होगा नहीं सॉलिड में, बहुत सारा नंबर होगा, तो हम लोग n एटम्स माने हैं या Na एटम्स मान लो, एवोगाड्रो नंबर वाला, तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सारा आइटम के लिए, तो 3 NaKT हो जाएगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब Na के हम लोग जानते हैं, 3R जानते हैं बच्चा, जानते हैं कि नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, Na के R हो जाएगा, तो 3RT हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा Cv इज इक्वल टू क्या होता है? du/dt होता है, ये बात कर ही चुके हैं बच्चा। तो यहां पर u के जगह पर इतना है 3RT, इसको बैठाएगी तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 और r कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बताता है चेंज, लेकिन 3 और r तो चेंज करने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चेंज क्या होगा भैया? टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन होगा 3R और dt/dt 1 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या बचेगा? ये 1 हो गया, 3R इंटू 1, तो 3R मेरा निकलने वाला है, यानी तुम्हारा Cv कितना निकलने वाला है? 3R। सारे सॉलिड के लिए, सारा मेटल जो लेंगे हम लोग, उसके लिए तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, इसका एक ग्राफ भी हम लोग बनाए बच्चा, इधर क्या है? ग्राफ भी है, ठीक। अब ये तुम्हारा ग्राफ देखो ध्यान से, कितना निकाले? 3R निकाले कि नहीं निकाले? 3R निकाले ना बच्चा? बात समझ में आ रहा है? देखो हम लोग ग्राफ देख लेते बच्चा, ठीक है? ग्राफ कैसे है, यहां पर ग्राफ के बारे में बात की। देखो यहां पर टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, देख लो टेम्परेचर जब इधर केल्विन में है बच्चा, टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं तुम्हारा Cv क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से देख लो कि तुम्हारा क्या है कि इधर से, इस पार्ट से तुम्हारा क्या हो रहा है कि अब कांस्टेंट हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे टेम्परेचर इधर इधर बढ़ रहा है तो तुम्हारा इधर बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या Cv बढ़ रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा बढ़ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, लेकिन इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तुम्हारा ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ये ग्राफ क्या बेसिकली बता रहा है कि लोअर टेम्परेचर, इधर कम टेम्परेचर है बच्चा, इधर नीचे कम टेम्परेचर है, इस पर तुम्हारा क्या कांस्टेंट रह रहा है? क्या एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रह रहा है क्या? नहीं ना रह रहा है। देख लो जैसे जैसे बढ़ा रहे तो चेंज हो रहा है ना बच्चा, कांस्टेंट तो नहीं रह रहा है। यानी लोअर टेम्परेचर पर तुम्हारा ये जो डुलॉन्ग पेटिट लॉ है ये काम
नहीं करेगा बच्चा। इसके लिए अलग एक लॉ आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लोअर टेम्परेचर के लिए एक अलग लॉ आएगा जो बीएससी वगैरह में पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा ये जो टेम्परेचर है यहां पर देख लो ध्यान से, इससे लोअर जहां पर गए तुम्हारा ये लॉ काम नहीं करेगा, और वो लोअर टेम्परेचर लगभग तुम्हारा 180 केल्विन से नीचे जैसे जाएगा तुम्हारा ये लॉ काम करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा आगे लॉ आएगा, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो तुम्हारा देखते क्या है कि इसके बाद वाला टेम्परेचर पर ये तुम्हारा ग्राफ क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका वैल्यू 3R हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर तुम्हारा 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब ये कैलोरी में तुम्हारा 6 कैसे आ रहा है सर? तो यहां पर देख लो 3R, R का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 होता है बच्चा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जूल में, जूल को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कैलोरी में, तो तुम्हारा 6 आ जाएगा। कैसे देख लो, यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू लगभग इतना होता है 4.186 होता है बच्चा जूल। तो एक जूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4.186 कैलोरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 जूल के, तो यहां पर 1 जूल के जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं, इतना बैठा सकते हैं 24.93/4.186। इसको लगभग जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 के आसपास आएगा, 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से देखना है, तुम्हारा 1 कैलोरी हो गया इतना जूल, तो 1 जूल बराबर इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 जूल के जगह पर यहां पर हम लोग बैठा सकते हैं, इसके जगह पर तुम्हारा कितना, ये 24.93 हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा डिवाइड में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको डिवाइड देगी तो लगभग इतना आएगा, 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही वैल्यू यहां पर लिखे हैं, 6 लिखो या 3R लिखो या 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन लिखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बुझलिए इतना कहानी था तुम्हारा। ये सॉलिड के लिए तुम्हारा ये लॉ है कि सॉलिड में तुम्हारा कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे काम करता है, कितना वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? देखो एक चीज देखो यहां पर बच्चा कि ये तुम्हारा टेम्परेचर जो है इधर के नीचे, यानी टेम्परेचर जब तुम्हारा कम था तो उस समय तुम्हारा ये लॉ काम नहीं कर रहा था। तो बोला जाता है, बोल रहा है कि अगर जो टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या हो जाए, सीबी का वैल्यू यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए, यानी 3R हो जाए बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं डी बाय टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? तो डी बाय टेम्परेचर तुम्हारा ये वाला टेम्परेचर जो इधर, इसके बाद तुम्हारा जो होगा, इस टेम्परेचर के बाद ये वाला तुम्हारा डी बाय टेम्परेचर कहलाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है?